हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी सीएसबीसी द्वारा पूछे गए साइंस के फिजिक्स के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन में कुल 100 प्रश्न होंगे। तो यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य का मात्रक है? तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरीज, इसे ध्यान रखेंगे। तथा 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर भी होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यही अगर पूछे कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है तो वह हो जाता है अर्ग। नेक्स्ट, निम्न में से किसका मात्रक प्रकाश वर्ष है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगर किलोमीटर में पूछे तो 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर, इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, निम्न में से ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन यहाँ पूछा गया है तो यह हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे ज्योति तीव्रता का तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दाब का मात्रक है? तो दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि वर्तमान में गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है तो वह पास्कल के नियम पे ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई होता है डायोप्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि धूप वाले चश्मे कितने डायोप्टर के होते हैं? तो वह 0 डायोप्टर के होते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यंत्र प्रत्यास्थांक गुणांक का एसआई मात्रक है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो इसमें सदिश राशि नहीं है पूछा गया है, यह हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी संवेग, वेग और कोणीय वेग ये सभी सदिश राशि हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? यहाँ सदिश राशि पूछा गया है तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेग एक सदिश राशि है, जबकि समय, द्रव्यमान और लंबाई अदिश राशि है। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है द्रव्यमान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण संभव है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो इसे कहते हैं जड़त्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो यह होती है संवेग, संवेग संरक्षण सिद्धांत पे आधारित होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण है उसका घनत्व। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का प्रयोग वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यह अभी मैंने बताया था पास्कल के नियम का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है?
तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत हो जाएगा अपकेंद्रन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रेखिक संवेग संरक्षण पे कार्य करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है 24 घंटे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पहले बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 21 नंबर प्रश्न है, हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हुक का सिद्धांत संबंधित है प्रत्यास्था से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद का आकार किसके कारण गोलाकार होता है? मैंने अभी इस प्रश्न को ऊपर बताया था, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ने की क्रिया कहलाता है किसकीय घटना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया गया है न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी ऊर्जा घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित होती है? तो घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो यह हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। 26 नंबर प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो निम्न में से यानी 4 द्रव दिया गया है, उसमें सबसे निम्न किसका हो जाएगा? स्वच्छ जल, अशुद्ध जल, पेट्रोल या पारा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पेट्रोल का घनत्व निम्नलिखित में से सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो क्षयकारी बल कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा घर्षण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? आभासी बल हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, प्रबल नाभिकीय बल, अपकेंद्री बल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अपकेंद्री बल एक आभासी बल है। नेक्स्ट, बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऊष्मा की इकाई है? तो ऊष्मा की इकाई हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जूल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऊष्मा का मात्रक नहीं है यहां पूछा गया है, यह हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल ऊष्मा के मात्रक हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? यहां क्या पूछा है? तापमान का एसआई मात्रक है, तो यह हो जाएगा केल्विन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10 के पावर 3 जूल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 35 नंबर प्रश्न है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है सीबेक के प्रभाव पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर प्रश्न है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान क्या होता है? तो यह मान हो जाता है -243 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक समान होता है? तो यह होता है -40 डिग्री पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, थर्टी एट नंबर प्रश्न है, फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते जल का ताप क्या होता है?
तो यह ताप होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऊष्मा संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो स्वयं नहीं जाते हैं तो यह हो जाता है चालन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा के स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? तो यह होता है संवहन के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार के संचार माध्यम से पहुंचती है? तो सूर्य की किरण पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो यह विकिरण की विधि से पहुंचती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। 43 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? यहाँ क्या पूछा गया है? ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो यह हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकिरण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पारा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके मापन में बोलोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऊष्मीय विकिरण के मापन में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, समुद्र का पानी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है या संवहन कहलाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो यह होता है अवरक्त। अवरक्त किरण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसका नियम है? तो यह नियम है किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चरों के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह कौन सा नियम है? तो यह नियम हो जाएगा न्यूटन का शीतलन नियम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन थर्मस फ्लास्क के आविष्कारकर्ता है? तो यह हो जाएगा डीवार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? यह की जाती है विकिरण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विकिरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है। 53 नंबर प्रश्न है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर यही पूछे कि जल और भाप में किसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, तो क्या हो जाएगा? भाप का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है जल से। 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे उच्च होता है? सबसे उच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें हो जाएगा? यह हो जाएगा जल में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जल। नेक्स्ट, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कपूर डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपात्य पदार्थ है? कपूर ये बिल्कुल है, नेफ्थलीन ये भी है, अमोनियम क्लोराइड ये भी है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सभी ये सभी ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। नेक्स्ट, जल का त्रिगुणात्मक बिंदु कौन सा होता है? जल का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 273.16 कैलोरी केल्विन। नेक्स्ट
58 नंबर प्रश्न है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? तो गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 59 नंबर प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से किसका संरक्षण होता है? तो यह होता है ऊर्जा का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी के किस नियम से आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना प्राप्त होती है? तो यह होती है प्रथम नियम से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना प्राप्त होती है। नेक्स्ट गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 61 नंबर प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो यह पुष्टि करता है ऊर्जा संरक्षण की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण अवधारणा की पुष्टि करता है। 62 नंबर प्रश्न है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो यह कर सकती है केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस क्रिया के कारण मिट्टी के घड़े का जल ठंडा रहता है? घड़े का जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न देखेंगे, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे प्रकाश किस प्रकार की तरंग है तो वह अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी, इसे भी ध्यान रखेंगे। 65 नंबर प्रश्न है, अवश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अवश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने सीटी के द्वारा प्रस्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया था? तो यह उत्पन्न किया गया था गाल्टन के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गाल्टन ने सीटी के द्वारा प्रस्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया था। निम्न में से ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो यह प्रयोग करते हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भागों में सफाई में उपयोग किया जाता है। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पराश्रव्य तरंगों का। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? यह होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वायु में ध्वनि के वेग का लगभग मान कितना होता है? तो वायु में ध्वनि के वेग का मान लगभग होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न देखेंगे। 72 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तीव्र गति से चलती है? तो ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से ठोस में चलती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ध्वनि के किस गुण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? यह किसके कारण होती है? तारत्व के कारण होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ध्रुवन। नेक्स्ट, कोई स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच कितनी दूरी होना आवश्यक है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 17 मीटर न्यूनतम होना चाहिए। नेक्स्ट, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो यह होता है रेडियो तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव के कान में ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो यह रहता है 1/10 सेकंड तक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गुंजहीन हॉल का
अनुरणन अरुणन काल कितना होता है? तो यह कितना होता है? 79 का हो जाएगा ऑप्शन ए 0 सेकेंड। रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण होता है? रेडियो का समस्वरण स्टेशन यह उदाहरण होता है अनुनाद का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनुनाद। 81 नंबर प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस जैव पद्धति में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सोनोग्राफी में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, यह हो जाएगा ध्वनि। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन में प्रयुक्त होता है? वह है, तो वह कौन सा हो जाएगा? सोनार हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एकास्टिक विज्ञान का संबंध किससे है? एकास्टिक विज्ञान का संबंध, यह संबंध है ध्वनि से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मानव के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? मानव के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई हो जाएगी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डेसिबल। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? प्रकाश तरंग यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत यह प्रतिपादित किया गया था हाइगेन के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो यह होती है ध्रुवण के कारण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 91 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी? तो यह किया गया था मैक्सवेल के द्वारा। मैक्सवेल के द्वारा प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सबसे पहले यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह बताया गया था ग्रेमाल्टी के द्वारा। ग्रेमाल्टी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न देखेंगे। नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? तो यह किया गया है आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 94 नंबर प्रश्न है, किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सबसे पहले प्रकाश के वेग की गणना की थी? तो प्रकाश के वेग की गणना की गई थी सबसे पहले रोमर के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो यह पुष्टि करता है व्यतिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 97 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? किसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होगा? तो यह हो जाएगा 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वात में। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? तो यह प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो यह मुड़ी हुई या ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
यहाँ पूरे 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।